अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुँचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उस होती है तो वहाँ हम वहाँ अपडेट कर देते हैं। साथ ही साथ किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के हवाले से जो भी मालूमात होती है वहाँ हम अपडेट भी कर देते हैं। इसी तरीके से इस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी किस्म की एमसीक्यू डिस्कशन की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि प्राइवेसी है। ओनली एडमिन कैन पोस्ट। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जब 250 के करीब स्टूडेंट हो, अगर वो डिस्कशन करते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस आती है, तो इसीलिए डिस्कशन की जो है वो इजाज़त वहाँ नहीं होती। तो एमसीक्यू डिस्कशन के लिए हमने अपना एक फेसबुक ग्रुप यहाँ बनाया हुआ है। उस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग। ये हमारा जो है वो फेसबुक ग्रुप है, जो कि आप फेसबुक पर जाकर सर्च करेंगे तो इस ग्रुप में आपको ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो ऐड नज़र आएंगे, और इसमें हज़ारों की तादाद में एमसीक्यू जो है वो डिस्कस होते हुए भी आपको नज़र आएंगे। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। जितने ज़्यादा एमसीक्यू में डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। याद रहे, एप्टीट्यूड में रट्टा नहीं होता, एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस की बात है। तो प्रैक्टिस में आपकी जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस हवाले से आपके लिए जो फेसबुक ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती जा रही है तो बेटा जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करें। अपने अपने शहर का नाम लिखते जाएं कमेंट में आप। और अगर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने अपने एरिया का नाम भी आप लिखेंगे। तो इस वक्त जो है वो हमें जैनब सिद्दीक जो है वो कराची लियारी से लाइव देख रही हैं। मूसा लेन से जो है वो लाइव देख रही हैं। इसी तरीके से अनवर काजी इस वक्त हैदराबाद से, उस्मान गनी कराची साइड एरिया से, आयशा हमें इस वक्त खेरपुर से बराह रास्त देख रही हैं। किन्जा के कराची के इलाके मलिर कैंट से इस वक्त हमें लाइव देख रही है और आज के सेशन का हिस्सा बनेगी। इसी तरीके से नेहा खान इस वक्त हमें कराची लियारी से इस वक्त जो है वो लाइव हमें इस वक्त देख रही हैं। और शहीर गोरी करके नॉर्थ नाजमाबाद से, शायद ये हमारे न्यू पार्टिसिपेंट हैं। बेटा वेलकम टू द लाइव एप्टीट्यूड सेशन। इसी तरीके से हफ्सा आसिफ ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। बेटा वालेकुम सलाम। रहमान मेमन इस वक्त जो है वो कराची मेमन सोसाइटी इस वक्त से हमें बड़ा रास देख रहे हैं। नसीरुद्दीन कराची फेड एफसी एरिया से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आशान ने इस वक्त अस्सलाम वालेकुम कहा है। बेटा वालेकुम सलाम। ईशा वकार ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। बेटा अटेंडेंस मार्क करें, अपने अपने एरिया का, अपने अपने शहर का नाम लिखें ताकि हम सेशन का आगाज कर लें। तो जोया फहीम इस वक्त शायद हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। आप कराची से इस वक्त हमें लाइव देख रही हैं। और सिद्दीक जान इस वक्त हमें लारकाना से जो है वो बड़ा रास्त देख रहे हैं। इसी तरीके से HR करके जो है वो कराची से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। सिद्दीक जान इस वक्त हमें कराची लियारी से जो है वो लाइव हमें देख रहे हैं। तो आइए हम इस सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। आशान मीर इस वक्त हमें महमूदाबाद से, और अब्दुल हसन काजी हमेशा लिखते हैं लव फ्रॉम अमेरिका, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये अमेरिका में इस वक्त नहीं है, और ये कराची के किसी भी या सिंध के किसी भी इलाके में मौजूद हैं। ओके, फातिमा इरफान जो है वो बदर कौम से इस वक्त देख रहे हैं। चलें बेटा, आज चैप्टर 5 के एमसीक्यू है, बिल्कुल डायरेक्ट। आज कोई थ्योरी नहीं, कल के सेशन में हमने जो है वो डायरेक्ट थ्योरी हमने पूरी डिस्कस कर ली थी, तो आज डायरेक्ट एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। तो इस वक्त लाइव जो भी देख रहे हैं बेटा वीडियो को लाइक भी कर दो यार। अटेंडेंस मार्क करने में लाइक करना भी शामिल है। जल्दी से वीडियो को जो है वो लाइक कर लो, शाबाश। अब्दुल हसन काजी, देखो पता चल गया ना, फ्रॉम खारदर। ये हमेशा लव फ्रॉम अमेरिका कहता था, पता चल जाता है बेटा कौन अमेरिका वाला है और कौन दुबई वाला है और कौन कराची लियारी का है। ओके भाई, तो हम बाकायदा एमसीक्यू का आगाज करते हैं। तो एमसीक्यू में पार्टिसिपेट बेटा 33 बच्चे लाइव देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है सिर्फ 26। कौन से ऐसे बच्चे हैं 7-8 जो इंतहाई कंजूसी का मुजाहरा कर। ओके, तो हमने बाकायदा एप्टीट्यूड सेशन का आगाज कर देते हैं। चलें भाई, नंबर 1 से हम बाकायदा हम शुरू करते हैं। शाबाश। एमसीक्यू नंबर 1 का मुझे आप आंसर देंगे। एक मिनट, इमेज ब्लर ना हो बस। चले क्लियर।
ओके, अब क्लियर हो गई। Thermochemistry is a study of relationship between heat energy and A. Kinetic energy, B. Chemical energy, C. Energy of activation, D. Ionization energy, E. Mode energy। तो यहाँ एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि ओके मरियम अमीन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस एमसीक्यू का आंसर गलत दिया। थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो रिलेशनशिप है हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी के दरमियान, जो कि मेजॉरिटी बच्चों ने सही दिया। देखो नाम पता चल रहा है ना, थर्म, थर्म यहाँ हीट को, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिर्फ केमिस्ट्री यानी केमिकल की बात हो रही है। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी के दरमियान रिलेशन को क्या करता है, शो करता है। ओके भाई, इसी तरीके से नंबर 2 का मुझे आंसर दें, देखते हैं कौन सही देता है। एवापोरेशन ऑफ वाटर इज A. An endothermic change, B. An exothermic change, C. No heat change occur, D. Chemical energy is produced, E. Irreversible reaction। देखते हैं evaporation of water is, देखते हैं। ओके, मरियम ने ए कहा, किन्जा के ने ए, हारिस खान ने बी, रहमान ने बी, राबिया बसरी ने ए कहा, सना हारून ने ए कहा। एवापोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक चेंज। याद रखिएगा, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस ना। एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। और अगर एवापोरेशन एक्सोथर्मिक होता, अगर एवापोरेशन का जो प्रोसेस है अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो क्या होता, पानी एवापोरेट जैसे ही होता गर्माइश प्रोड्यूस होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बल्कि कूलिंग प्रोसेस है। इसका मतलब है, तो एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर क्या है, ए। एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक चेंज। इसी तरीके से नंबर 3 का आंसर दें, बहुत ही बच्चों वाला सवाल। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज, जो भी एमसीक्यू का आंसर दे बेटा नंबर के साथ आंसर दिया करें। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज ए. जूल, बी. बीटीयू। तो नंबर 3 का करेक्ट आंसर अलीशा ने सबसे पहले दिया है, फिर हफ्सा, आसिफ, जैनब, शहीद, किन्जा के, अलीशा, अदीना, इरम, इन बच्चों ने आंसर दिया है। तो 3 का आंसर जो है वो क्या है, 3 का आंसर है ए, जूल। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज ए, जूल। नंबर 4 का मुझे जल्दी से आंसर दें। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डी न्यूटन पर मीटर, ई भाई सबने अलग अलग आंसर दिए। चले भाई ये मैं समझाता हूँ ना कि ये जूल किसके बराबर हुआ। थोड़ा सा देखें भाई, जूल है ना ये, भाई जूल का दूसरा नाम है न्यूटन मीटर। जूल का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन मीटर। और न्यूटन जो है, गौर से सुनिएगा, न्यूटन जो है वो तो फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की अगर हम बात करते हैं, फोर्स क्या है, एम ए, मास है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन की जगह क्या रखता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देता हूँ न्यूटन की जगह। भाई एम ए है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन का नाम देते हैं, क्योंकि न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। तो मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो न्यूटन की जगह रखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक और मीटर है तो एक ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जूल बराबर हो गया, 1 जूल बराबर हो गया किसके, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल किसके बराबर हो गया, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एमसीक्यू का 4 का 5 का आंसर दें। एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, हर वो प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम पर डिपेंड करती हो उसे क्या कहते हैं, ए एंथैल्पी, बी स्टेट फंक्शन, सी फ्री एनर्जी, डी इंटरनल एनर्जी, ई वर्क। शाबाश। नंबर 5 का मुझे जल्दी से आंसर दें। नंबर 5 का प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम पर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है स्टेट फंक्शन। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, स्टेट फंक्शन जो है ये प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरीके से नंबर 6 की तरफ आ जाए, हेसिस लॉ। हेसिस लॉ कल हमने पढ़ा था, इसमें कहा जा रहा है हेसिस लॉ में डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, सी डेल्टा इज सेम whether process take place in one step or more than one step, D delta H is independent of the state of a system, E delta HF greater than H25।
क्या आंसर होना चाहिए? 6। शाबाश, 6 का आंसर जो है वो बच्चों ने आंसर दिया सी, बिल्कुल सही है। तो जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं बेटा, कल का सेशन लाजमी देखिएगा, उसमें हेसेस लॉ की थ्योरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसमें कहा था कि केमिकल रिएक्शन को अगर आप एक स्टेप में करवाओ या मल्टीपल स्टेप में करवाओ, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ये हेसेस लॉ की क्या है? स्टेटमेंट है। 6 का आंसर जो है वो क्या है? सी है। नंबर 7 की तरफ आ जाए, जल्दी से मुझे बताएं। नंबर 7, हैसेस लॉ डील्स विथ। Number 7, Hess's law deals with A. Heat of reaction, B. Rate of reaction, C. Equilibrium constant, D. Influence of pressure on volume of gas, E. Effect of catalyst. शाबाश। नंबर 7 की बात हो रही है। Hess's law किसको डील करता है? तो हैसेस लॉ में तो डेल्टा एच था ना, हीट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही थी। तो हैसेस का करेक्ट आंसर क्या हो गया है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। हैसेस लॉ डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? हैसेस लॉ हीट ऑफ रिएक्शन को डील करता है। ओके, कोई बात नहीं, मोमिना लेट होगी तो क्या हुआ? देर आए दुरुस्त आए, जल्दी। नंबर 8 का मुझे आंसर दें। द एनर्जी दैट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड। ए हीट एनर्जी, बी बॉन्ड एनर्जी, सी पोटेंशियल एनर्जी, डी केमिकल एनर्जी, ई इंटरनल एनर्जी। ओके, अस्सलाम बेटा, वालेकुम सलाम न्यू पार्टिसिपेंट जिन्होंने भी हमें सलाम कहा। ओके भाई, तो यहां हमें नंबर 8 की बात हो रही है। द एनर्जी दैट इज सम ऑफ ऑल एनर्जी, वो एनर्जी जो सम ऑफ ऑल एनर्जी के बराबर हो, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो, तो वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी की ई जो है वो इंटरनल एनर्जी की क्या है? बाकायदा डेफिनेशन है। तो हमने कहा वो एनर्जी जो तमाम एनर्जी का क्या हो? मजमुआ हो, सम हो, वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। नंबर 9 का मुझे आंसर दें। The enthalpy change does not depend on. Enthalpy change does not depend on A. Condition under which reaction is carried out. B. Number of intermediate step involved. C. State of reaction and products. D. Initial and final energies and enthalpy of reaction and product. E. Reactant and product. शाबाश। नंबर 9 का सबसे पहले आंसर दिया हैदर अली ने, फिर मरियम अमीन ने, फिर निया खान ने। चले भाई, तो एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? 20 का करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप कितने इन्वॉल्व हैं, एंथैल्पी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। हैसेस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में करवाओ या मल्टीपल स्टेप में करवाओ। केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में करवाएं या मल्टीपल स्टेप में करवाएं, उस पर हीट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंथैल्पी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 का करेक्ट आंसर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से ओके, नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं हम। ओके भाई, नंबर 10 एमसीक्यू नंबर 10 का बताएं। मैथमेटिक नंबर 10 की बात हो रही है। मैथमेटिकली ऑफ थर्मोडायनेमिक इज, एक मिनट ब्लर हो गया, मैं हाथ आता हूँ, फोकस हो जाएगा। ओके रुको, हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, एक मिनट। क्यों इतना ब्लर हो गया भाई? रुको, हाँ अब फोकस हो जाएगा। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज, नंबर 10 का सबसे पहले किन्जा के नेहा खान ने करेक्ट आंसर दिया है। हमने कल ही इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस पी डेल्टा डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये कल ही हमने पढ़ी। 11 का मुझे जल्दी से आंसर दें, शाबाश। इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, 11 की बात हो रही है। 11 का मुझे आंसर दें। एन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। B. Enthalpy of product is less than that of reactant. C. Enthalpy of reactant and product is same. D. Temperature of product is higher than that of reactant. E. Temperature is same for reactant and product. तो 11 का करेक्ट आंसर है A. Enthalpy of product is greater than of reactant. मैंने आपको कल एंडोथर्मिक में कहा था ना कि एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसकी ओवरऑल एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओवरऑल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर हीट एनर्जी क्या हो रही होती है? एब्जॉर्ब होती है। जबकि एक्सोथर्मिक में क्या है? उल्टा है, हीट एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज।
वो प्रोडक्ट साइड की क्या होती है, वहां कम होती है। तो एंडो में क्या है, प्रोडक्ट साइड की क्या होगी, एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड पर हमने हीट एनर्जी क्या की होती है, ऐड की होती है। हीट एनर्जी जो होती है उसमें ऐड हुई होती है, जिसकी वजह से एंथैल्पी जो होती है ना, वो प्रोडक्ट की क्या होती है, ग्रेटर। तो जो न्यू पार्टिसिपेंट है, कल वाला सेशन लाजमी देखिएगा। नंबर 12, हीट एब्जॉर्ब or released during the chemical reaction of physical process at constant pressure is equal to, कांस्टेंट प्रेशर पर जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, वो किसके बराबर होगी। शाबाश। ए डेल्टा ई, बी डेल्टा वी, सी क्यू, डी पी डेल्टा वी, ई डेल्टा एच। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर इसका दिया है हारिस खान ने, इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल। कांस्टेंट प्रोसेस पर अगर आपको याद हो, हीट एनर्जी जो भी हम प्रोवाइड करते थे ना, वो किसके बराबर था, डेल्टा एच के। याद है ना, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहा था। कल मैंने पूरी डेरिवेशन समझा दी, वरना एप्टीट्यूड में डेरिवेशन पूरी कौन समझाता है। तो मैंने आपको जो है ये क्यू पी बराबर है डेल्टा एच के, तो वो बाकायदा हमने ड्राइव करना तक भी सीख लिया था कि ये आया कैसे था। तो ये हमारे पास था 12 का आंसर जो था, करेक्ट आंसर 12 का है ई। 13 की बात करते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व or absorbed during the reaction is measured according to the equation. Quantity of heat evolved or absorbed during the reaction is measured according to the equation. A में हमारे पास एक इक्वेशन है, B में है, C में है, D में है और E में। शाबाश। 13 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो 13 में हमारे पास जो है क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, यानी एंथैल्पी की बात हो रही है ना। तो एंथैल्पी की हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच बराबर है, डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो हमारे पास जो है 13 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। डेल्टा एच बराबर है किसके, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी जो है वो 13 इसके बराबर है। डी इज द करेक्ट आंसर। चले भाई 14 की तरफ आते हैं। The net heat change in a chemical reaction is same whether it is brought about in one or more than one several step, it is not। ये कौन सा लॉ है, ए हेनरीज लॉ, बी जूल्स प्रिंसिपल, सी हैसिस लॉ, डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो 14 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी है, हैसिस लॉ। शाबाश। तो यहां इसमें कहा जा रहा है कि हीट चेंज जो केमिकल रिएक्शन में होती है ना, चाहे उसे एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, तो वो है, तो बेटा कोशिश करो कि एक एमसीक्यू का एक ही आंसर दो, इतने सारे एक ही आंसर जो है इतने बार ना दो। फिर कल की तरह व्हाट्सएप पे बच्चे को मैसेज आते हैं, सर मुझे हाइड क्यों, क्या क्यों है, ये बता रहा हूँ। हाइड अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे अनहाइड करना अब तक आया ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बेटा मुझे मजबूर ना करो कि मैं आपको हाइड कर लूँ। हाइड का मतलब फिर आप कमेंट नहीं लिख कर सकेंगे ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कोई भी एमसीक्यू एक आंसर एक ही कमेंट दो, इतने सारे आंसर जो है ना एक ही कमेंट में इतने सारे दोगे तो जुल्म है। चले भाई, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द, एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, द हीट कंटेंट ऑफ द, ए प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, C of reactant is negligible as compared to okay तो यहां हमने इसमें कहा प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, सी ऑफ रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, डी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, ई प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो क्या होना चाहिए 15 का करेक्ट आंसर। तो 15 का करेक्ट आंसर मेजॉरिटी बच्चों ने बी कहा, रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। शाबाश। तो मैंने आपको कहा था ना कि भाई एंडोथर्मिक में क्या था, एंडोथर्मिक में ये था कि हीट कंटेंट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है। तो एक्सो में क्या हो जाएगा, एक्सो में जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। रिएक्टेंट का क्या होगा, हीट कंटेंट जो होगा वो एक्सो में क्या होगा, ज्यादा होगा। वही पिछला एमसीक्यू था ये। Numbers 0 degree centigrade and 1 atmosphere, B 100 degree centigrade and 10 atmosphere, C 25 degree centigrade and 1 atmosphere, D 25 degree centigrade and 10 atmosphere, E 273 degree centigrade and 1 atm।
तो 16 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो था या स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो था वो हमने कल ही पढ़ा था कि जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन फिर सिर्फ फर्क उसमें था कि टेम्परेचर जीरो के बजाय कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो 16 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी। चले भाई 17 का मुझे आप जल्दी से बताएं। The energy of the system and surrounding is conserved. This is the statement of. The energy of the system and surrounding is conserved. This is the statement of. 17 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो 17 का सबसे पहले करेक्ट आंसर सिजल, हमजा, नेहा, सना, आयशा, रियान, अलीशा, इन बच्चों ने। हारिस गलत दिया है। पहले भाई ये देखो केमिस्ट्री में क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? नहीं है। तो ब्लंडर तुक्का मारते वक्त भी हारिस थोड़ा ख्याल रखो। तो 17 का आंसर क्या है? ई है। एनर्जी जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग की कंजर्व रहती है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इसी तरीके से नंबर 18, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। ए में कहा जा रहा है फोर्स एंड डिस्टेंस, बी फोर्स एंड एरिया, टाइम एंड पावर, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ई प्रेशर एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी। 18 का देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है। हमजा शाहिद ने 18 का आंसर दिया, हारिस ने इस बार दिया आंसर, शायरा खालिद ने दिया। ओके भाई, तो इन बच्चों का आंसर सही है। रहमान मेमन दोबारा गलत दे रहे हो आप। ओके भाई, राबिया बसरी, गुलशेर, जैनब सिद्दीक, हफ्सा आसिफ, इन तमाम बच्चों का जो है वो क्या है? मोमिना बतूल। ओके, करेक्ट आंसर है। आपको मालूम है ना प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अंदर फॉर्मूला क्या आता था? प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अंदर जो फॉर्मूला आता था ये था ना, पी बराबर है किसके? डब्ल्यू बराबर किसके? पी डेल्टा वी। डब्ल्यू बराबर किसके? पी डेल्टा वी। तो इसमें क्या था? ये प्रेशर था और ये क्या था? चेंज इन वॉल्यूम। ये तो मैंने आपको पूरी वाकायदा डेरिवेशन कल ड्राइव करके बताई है सेशन नंबर 10 में। ओके भाई, तो इसने लिखा, नेहा ने लिखा सर डी कैसे? देखो नेहा, देखो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की अगर आपको याद हो डेरिवेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की जो डेरिवेशन थी उसमें फॉर्मूला ये आया था ना डब्ल्यू। तो डब्ल्यू किसके बराबर था? पी और चेंज इन वॉल्यूम के। अब मुझे बता दो ना भाई, फोर्स और डिस्टेंस। भाई वर्क डन होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो नहीं है। फोर्स और एरिया तो फिर प्रेशर वाली बात आ जाएगी, ये भी नहीं था। टाइम और पावर वाली बात भी नहीं थी। तो क्या था इसमें फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ था वो क्या था? प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम था। ये कह रहा है प्रेशर एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई ये वेलोसिटी थोड़ी है, ये तो चेंज इन वॉल्यूम है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के मुताबिक वर्क डन जो बराबर होता है वो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के क्या होता है? बराबर होता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी आ गया। ओके गुड, समझ भी आ गया इसको। चले तो 19 की तरफ हम बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर। ओके मैं थोड़ा फोकस करवाता हूं, रुको। The mathematical form of first law of thermodynamic is. The mathematical form of first law of thermodynamic is. 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैथमेटिकल फॉर्म जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, मैथमेटिकल फॉर्म जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है वो क्या है? ए है। ई बराबर है किसके? क्यू माइनस डब्ल्यू के। डेल्टा ई बराबर है किसके? क्यू माइनस डब्ल्यू के। तो 19 का करेक्ट आंसर है ए। जल्दी से मुझे 20 का आंसर दें। डेल्टा एच इज इक्वल टू 20 का डेल्टा एच इज इक्वल टू ए बराबर है ई प्लस पी पी वी, बी कह रहा है ई बराबर है प्लस पी डेल्टा वी, सी कह रहा है ई बराबर ई प्लस पी डेल्टा ई माइनस पी डेल्टा वी, और ई कह रहा है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। शाबाश। डेल्टा एच किसके बराबर है? अभी ऊपर ही फॉर्मूला लिखा था ना, ऊपर देखो ऑप्शन ई में आपके डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या है? ई है, एंथैल्पी का फॉर्मूला। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज नोन एज एंथैल्पी। कल ही पढ़ा था। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मरियम शाबाश, मुबारक हो। गलत आंसर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पे रहमान मेमन माशाल्लाह, सारे आंसर गलत सलत ही दिए अब तक आपने।
तो बाकी बच्चों का आंसर सही जा रहा है। बेस्ट ऑफ टिकटॉक वाले का भी जो है वो गलत आ रहा है आंसर। तो बेटा ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कल ही हमने पढ़ा था। क्या था ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और या तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट है। कल ही हमने पढ़ा था ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की क्या है, बाकायदा ये स्टेटमेंट है। अगर ये ऑप्शन ना होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहाँ से लेकर आ गए भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहाँ से लेकर आ गए? तो उदास ना हो, सिर्फ इतनी टिप दूंगा। देखो आज जो लाइव सेशन देख रहे हो ना बेटा, एक बेहतरीन, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेहतरीन वीडियो जो है मैंने आज रिकॉर्ड की है। 4 वीडियो रिकॉर्ड की है। यानी आप कहते हैं कि एक बड़ी सी वीडियो है जिसको 4 हिस्सों में जाकर एक एक करके मैं अपलोड करूंगा। और उसमें मैंने उस वीडियो का नाम है हाउ टू अटेम्प्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें पहले सेशन में तो मैंने बाकायदा वो बताया कि क्वेश्चन आंसर शीट कैसे फिल करनी होगी, नाम कैसे लिखना होगा, कोड कैसे होगा, सीरियल नंबर कैसे देखना होगा। लेकिन इसका जो सेशन 2 होगा, सेशन 2 और 3 जो आएगा उसमें बाकायदा मैं खुद स्टूडेंट बन गया हूं। सेशन 2 और 3 जो है इसमें मैंने बाकायदा जो है वो स्टूडेंट में खुद बन गया हूं, और मैं खुद स्टूडेंट बनते हुए एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं। और मैं बता रहा हूं कि अगर मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठता तो मैं किस तरीके से सॉल्व करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मैं स्टूडेंट हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूं क्योंकि 5 साल एमबीबीएस में बाकायदा हम सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करते गए। एफसीपीएस पार्ट 1 में, एफसीपीएस लेवल पर हमने सर्जरी में हजारों की तादाद में, 20-20, 25-25 हजार की तादाद में जो है ना हमने एमसीक्यू ही किए। और वहां एग्जाम इतना कॉम्पिटेटिव होता था कि सिर्फ पासिंग मार्क्स 75% होते थे। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो पेपर क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको 75% मार्क्स तो सिर्फ पास करने के लिए चाहिए होते हैं। तो उस लेवल के हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। तो मैंने सिर्फ इसमें ये बताया है, सेशन नंबर, आप पहला सेशन जो है वो जरूर देखिएगा, और इन तीनों सेशन में देखिएगा मैं खुद स्टूडेंट बनते हुए मैं बाकायदा क्वेश्चन बुक सामने रखता हूं, और क्वेश्चन बुक सामने रखते हुए मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं बाकायदा कि मैं किस तरीके से कौन सा एमसीक्यू पहले करूंगा, कौन सा एमसीक्यू बात करूंगा, और कौन सा एमसीक्यू मैं पहले करता हूं तो क्यों करता हूं, और कौन सा एमसीक्यू मैं बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। बेटा इस वक्त, हाँ याद रखिएगा, सर सुना है 200 एमसीक्यू होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो वो 100 के मुताबिक थे। तो 200 हो या 100 हो, सबके लिए एक ही बात है, तो परेशान ना हो। तो मैं ये कि आपको एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखी हो, हाउ टू अटेम्प्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट, वो लाजमी देखना उसका सेशन 1। उसमें क्या क्या गलतियां स्टूडेंट करते हैं, वो गलती कहीं आपसे ना हो जाए, कहीं आपसे ना हो जाए, वो मैं जरूर आपको एडवाइस दूंगा, वो देखना। और उसका सेशन 2, 3 और 4 ये लाजमी आप देखिएगा। वो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट की परफॉर्मेंस में बहुत वाजे फर्क आएगा। लास्ट टाइम जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था तो उस वक्त मैंने स्टूडेंट को जब ये टिप दी थी ना, तो वो टिप स्टूडेंट अगले दिन क्लासेस में मैंने बच्चों से फीडबैक लिया था कि बेटा कितना फायदा हुआ। तो स्टूडेंट ये कहते थे, सर आपकी इस टिप से कम से कम हमें 10% का फायदा हो रहा है। मतलब अगर जो स्टूडेंट 100 में से 70% ला रहा था ना एप्टीट्यूड के टेस्ट में, तो वो बच्चा 70 के बजाय, 70 के बजाय वो 80% पे पहुंच गया। और जो 80 पे था वो 90 तक जाने की सलाह थे, जो 50 पे था वो 60 पर जाना शुरू हो गया। मतलब अप्रोक्सीमेट 10% तक का उनको फायदा हुआ था अपनी परफॉर्मेंस को निखारने का। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वो वीडियो जिसने अब तक ना देखी हो, वो लाजमी जो है वो इस लाइव सेशन के बाद जो है लाजमी देखिएगा। और इसके आने वाले जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप देखिएगा, ये कोई हम किसी की तरह मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा स्टूडेंट के फायदे की बात कर रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट को फायदा हो, हमें दुआएं सिर्फ चाहिए होती है। इसके अलावा आपसे हमारा कोई एज कोई मार्केटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी दुआएं हमारे लिए काफी है। नंबर 22, डेल्टा एच फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन कैरीज। Delta H for an endothermic reaction carries A, a positive sign, B, negative sign, C, both sign, D, no sign, E, large value। 22 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डेल्टा एच की वैल्यू कल ही बताया था, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? शाबाश, पॉजिटिव। तो तकरीबन सारे बच्चों ने आंसर सही दिया। 22 का करेक्ट आंसर है ए, और एक्सो के लिए नेगेटिव। 23 का जल्दी से आंसर दें, 23 का जल्दी से आंसर दें। When delta H for a reaction is negative quantity, the reaction is said to be। शाबाश।
23 की हम बात करेंगे। 23 का क्या आंसर होना चाहिए? डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव होती है वो रिएक्शन क्या होगा? ओके भाई, किन्जा, मरियम, इरम, हारिस खान, गुल, गुलशेर, सिजल, मोमिना, आशान, फातिमा, इन बच्चों ने जो है वो सबसे पहले आंसर करेक्ट दिया हुआ है और वो करेक्ट आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 24 का मुझे आप जल्दी से आंसर दें। द डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन इज -10 किलो कैलोरी पर मोल विच शोज दैट द रिएक्शन इज। भाई डेल्टा एक रिएक्शन है ना जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कितनी है? -110 किलो कैलोरी पर मोल, विच शोज दैट, जो क्या शो करता है? ए एंडोथर्मिक, बी एक्सोथर्मिक, सी नॉट स्टेबल, डी इट नीड्स कैटलिस्ट, ई रिवर्सिबल। तो इसका आंसर बहुत से बच्चों ने सही दिया हुआ है और वो आंसर है एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ माइनस में, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है यहाँ माइनस में गिवन है। एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ जल्दी से आ जाएं। इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज। डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होगा? ए जीरो, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, डी पॉसिबल, ई मैक्सिमम। शाबाश। 25 का करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन देता है? इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो देन प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज। शाबाश। 25 का ए। हारिस खान ने सबसे पहले आंसर दिया ए। किन्जा के, खानदा, मंसूर अहमद, इरम अयाज, रेमान मेहमद, हमजा शाहिद, बेस्ट ऑफ टिकटॉक, खनीदा, इन सारे बच्चों ने सबसे पहले आंसर करेक्ट दिया है। वो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ए है। डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हमने कहा था वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन क्या होता है? जीरो। का आंसर ए है, कल हमने पूरी डेरिवेशन की थी। चले भाई 26। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाय हैसिस लॉ। इनमें से कौन सी चीज है लेकिन कोई एक क्वांटिटी ऐसी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, और वो मेजर होने वाली जो चीज है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो टोटल है ना, टोटल समय। और हैसेस लॉ क्या करता है? या तो एंथैल्पी बताता है, या हीट ऑफ कंबंशन बताता है, या हीट ऑफ रिएक्शन बताता है, या हीट ऑफ डिसोसिएशन बताता है। भाई ये सारे के सारे सिनोनिम है। क्या है ये? सारे के सारे सिनोनिम है। हीट ऑफ कंबंशन मतलब कंबंशन वाला रिएक्शन हो, हीट ऑफ डिसोसिएशन मतलब कोई चीज डिसोसिएट हो रही हो, हीट ऑफ रिएक्शन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, या हीट ऑफ रिएक्शन को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एंथैल्पी। तो इसका करेक्ट आंसर आमना शेख ने जो है और ईशा वकार ने जो है एमसीक्यू का 26 का जो है वो करेक्ट आंसर दिया है, और वो है डी इंटरनल एनर्जी। 26 का करेक्ट आंसर क्या है? इंटरनल एनर्जी जो है वो हम वो नहीं करते हैं। 27 की तरफ हम आ जाते हैं। हैसिस लॉ इज एनालॉगस टू ए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बी law of heat exchange, C law of heat summation, D law of constant composition, E law of definite proportion। शाबाश। 27 का करेक्ट आंसर हैसिस लॉ का एनालोगस मतलब मिलता जुलता वर्ड क्या है? इसका करेक्ट आंसर है क्या है? सी लॉ ऑफ हीट सुमेशन। हैसिस लॉ इज एनालोगस टू लॉ ऑफ हीट सुमेशन। याद है ना, पूरी स्टेटमेंट यही है ना, हैसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को हम सिंपल क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 28 की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैसिस लॉ द हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, सी नॉट कांस्टेंट, डी नेगेटिव, ई पॉजिटिव। 28 का करेक्ट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो सिजल ने सबसे पहले कहा बी, हारिस खान ने ए कहा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 28 का है बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अगर आपको हेसेस लॉ कल का याद हो ना, उसमें क्या था कि भाई सिंगल स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, कोई भी रास्ता, या तो एक स्टेप वाला रास्ता सेलेक्ट करो या मल्टीपल स्टेप वाला रास्ता सेलेक्ट करो। वो दोनों सिचुएशन के अंदर क्या रहती है? हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है या हीट एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो दोनों सिचुएशन में क्या रहती है? सेम रहती है। तो न्यू पार्टिसिपेंट कल वाला सेशन लाजमी देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप वाले रास्ते के जरिए करो, पाथ का मतलब रास्ता, दोनों कंडीशन में हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो 28 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है।
ओके भाई 29 शाबाश। The amount of energy which is associated with each substance, element or compound is called A. Thermal energy, B. Heat of combustion, C. Internal energy, D. Enthalpy, E. Heat of formation। 29 की हम बात करते हैं शाबाश। 29 द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद ईच सब्सटेंस क्या होगी? करेक्ट आंसर हमारे पास है आशा, आर्यान, मरियम, इन बच्चों ने जो है, इसके अलावा भी ऊपर 2-3 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। सी आंसर है इंटरनल एनर्जी। भाई हर सब्सटेंस के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी है ना भाई। सिंपल सा सवाल था। तो 29 का था सी। जल्दी शाबाश। 30 का द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो नोन एज A. Law of conservation of mass, B. The law of conservation of momentum, C. The law of mass action, D. The law of conservation of energy, E. Thumb rule। तो मरियम अमीन, हारिस खान, किन्जा के, अलीशा, सीजल, जैनब, हफीज खान, इन बच्चों ने जो है वो सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है एमसीक्यू नंबर 30 का। और एमसीक्यू नंबर 30 का करेक्ट आंसर है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बाकायदा सेकेंड ईयर में तो हम प्रूफ करते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑफ एनर्जी की एक शक्ल करार दिया जाता है। चले 31 द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, pressure and volume of the system is the relation between enthalpy, internal energy, pressure and volume of the system। इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो करेक्ट है, जो इनके रिलेशन को सही बताता है? तो सबसे पहले करेक्ट आंसर जो है वो माविया खान, हमजा शाहिद, हारिस, कनीदा, आयशा, रहमान मेमन, हफीज, अलीशा, जैनब और उसका ई है। और ये करेक्ट रिलेशन है। एंथैल्पी था ना, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वाला। चले भाई 32 का हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज। हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो गौर से, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? शाबाश, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर पर तो डेल्टा एच था ना, जो भी हीट एनर्जी थी वो डेल्टा एच के बराबर था। कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले करेक्ट आंसर मरियम अमीन, हारिस खान, रहमान मेमन, सना हारून, जैनब सिद्दीकी, इन बच्चों ने सबसे पहले करेक्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की क्या होती है? वो बराबर होती है। तो 32 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डेल्टा ई। 33 का मुझे आप जल्दी से आंसर दें। इफ द सिस्टम undergoes contraction of volume, the work done, ये वर्ड नहीं है वर्क है, the work done in the system is A positive, B negative, C negligible, D zero और E maximum। 33 की बात हो रही है। आशान ने कहा 0, हमजा ने कहा B, हमजा शाहिद ने कहा B नेगेटिव। बाकी बच्चे फराज, माविया खान, कनीडा। ओके भाई, अब देखो ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम में कमी आ रही है। वॉल्यूम में कमी आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो माइनस में होगी। और इसकी वैल्यू अगर माइनस में होगी तो वर्क डन का आंसर भी क्या होगा? अगर चेंज इन वॉल्यूम का आंसर जो है वो माइनस में होगा ना, तो ओवरऑल वर्क डन का आंसर भी क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। तो हमने कहा इफ द सिस्टम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, अगर कोई सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मतलब उसके वॉल्यूम में कमी आती है, तो वर्क डन जो सिस्टम का होगा वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम में कमी आ रही है तो डेल्टा वी की वैल्यू माइनस में होगी, लिहाजा जो है वो आंसर भी वर्क डन का माइनस में होगा। इसी तरीके से 34 का मुझे आंसर दें। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, thermochemistry is the branch of A chemical kinetics, B thermodynamics, C inorganic chemistry, D equilibrium state, E chemistry। thermochemistry is the branch of, thermochemistry किसकी ब्रांच है? तो 34 का करेक्ट आंसर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, जो बहुत से तकरीबन सारे बच्चों ने जो वो करेक्ट आंसर दिया है। थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की क्या है? एक ब्रांच है। 35 if heat is given off by a system, if heat is given off by a system
हीट एनर्जी क्या होती है जब गिवन ऑफ होती है, तो क्या होगा, ए Q इज इक्वल टू जीरो, Q इज ग्रेटर देन जीरो, Q इज लेस देन जीरो, Q इज पॉजिटिव, Q इज नेग्लिजिबल। शाबाश, 35 का करेक्ट आंसर कौन देता है? हमजा शाहिद, सिजल, किंजा के, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। हीट गिवन ऑफ होती है तो Q की वैल्यू होती है माइनस में, और Q की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर Q की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो इसका मतलब Q क्या है, Q जो है वो क्या है, लेस देन जीरो होगा। तो 35 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया है, सी, Q इज लेस देन जीरो। चले अब न्यूमेरिकल टाइप का छोटा सवाल। वैसे टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, बेटा देखना मत भूलिएगा। सर्च में लिख देना न्यूमेरिकल ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, सिंध बोर्ड टीचिंग आगे लिखना आपके सामने। गैस डस 234 of work while expanding, and at the same time it absorbed 324 joule of heat. The change in the internal energy is 36 का करेक्ट आंसर हमजा शाहिद ने इस वक्त दिया। ओके भाई, भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास ये था ना, डेल्टा ई बराबर किसके, Q माइनस डब्ल्यू के। अब Q कितना, हीट सप्लाई कितनी की गई, हीट एब्सॉर्ब है ना 324, वर्क डन कितना किया 234, तो 324 में 234 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई है 90 जूल। तो हमारे पास 36 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मंसूर अहमद, मोमिना बतूल, किंजा के, रहमान मेमन मुबारक हो, इस बार दबा के आंसर गलत दे रहे हो। ओके, हफ्सा आसिफ बी, जैनब सिद्दीक बी, तो बी 90 जूल जो है हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। 37 की तरफ आ जाओ, शाबाश। An energy transfer into or out of a system that is caused by a temperature difference between a system and its surrounding is called, शाबाश। 37 की बात हो रही है, वो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर, वो एनर्जी, मैंने तो आंसर ही बता दिया इसका, वो एनर्जी जो क्या होती है, ट्रांसफर होती है इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम, किस वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। वो एनर्जी जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। देखो हिंट भी दे दी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होने वाली एनर्जी कौन सी होती है, शाबाश। 37 का करेक्ट आंसर कौन बताता है, 37 का माशाल्लाह सबने गलत दिया, हालांकि मैंने स्टार्ट में इसको समझाते वक्त मेरे मुंह से आंसर निकल गया था। 37 का करेक्ट आंसर है सी, हीट एनर्जी। भाई सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ा है ना, वो एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। मरियम आपने भी गलत आंसर दे दिया, ओके, हफ्सा ने भी गलत दे दिया, माशाल्लाह तकरीबन सारे बच्चों ने गलत दिया, सिजल और हफीज खान ने सही दिया है। तो भाई हीट एनर्जी वाला पढ़ा ना चैप्टर, सेकेंड ईयर फिजिक्स में क्या पढ़ते हो कि वो एनर्जी जो ट्रांसफर हो एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो होती है हीट एनर्जी। भाई सेकेंड ईयर फिजिक्स की पहली क्लास में ही सर आपको ये बात सिखाते हैं, तो सेकेंड ईयर तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, हीट। देखो मरियम कह रही है अल्लाह सर, हाँ तो बेटा यही मैं कह रहा हूँ, देखो सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं। और आप लोगों को मैंने टेक्निक का कहा था ना, आप बहुत ज्यादा बेहतरी फील करोगे, क्योंकि उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि यार एक क्रिकेट टीम है जिसके प्लेयर वही होते हैं, पहले मैच में 150 पे ऑल टीम आउट हो जाती है, और अगले मैच में वही टीम, वही प्लेयर, वही पिच, वो 300 का स्कोर करते हैं। क्या वजह है कि पहले मैच में वो 150 रन पे ऑल टीम आउट हो गई और दूसरे मैच में वो 300 से ज्यादा रन बना रहे, तैयारी सेम थी, टेक्निक वही थी, प्रिपरेशन वही थी, पिच भी वही थी। क्या वजह थी कि पहले मैच में वो 150 पर आउट हो गए और दूसरे पर जाकर वो क्या होते हैं, 300 रन तक बनाते हैं। ये टोटल गेम होती है प्रेशर की। तो प्रेशर को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे टेक्निक इस्तेमाल करनी है, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी हर कोई बच्चा अच्छे तरीके से करके जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का स्कोर जो होता है वो बहुत जबरदस्त आता है और कुछ स्टूडेंट का स्कोर जो होता है वो लाजमी। आप देखिएगा 38 का मुझे जल्दी से बताएं, शाबाश। At constant temperature and pressure, one of the following statement is correct for the reaction. कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन इसमें शामिल हो रही है और क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कहा जा रहा है डेल्टा एच जो है वो लेस देन डेल्टा ई के है, डेल्टा वी बराबर डेल्टा ई के। डेल्टा एच जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन को शो करेगा, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन। ई में कहा जा रहा है डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन क्या है, डेल्टा ई के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। भाई ये तो वही रिएक्शन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन शामिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उस वक्त जो डेल्टा एच जो होता है वो हीट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है,
डेल्टा एच जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये एमसीक्यू नंबर हमारे पास था 38। तो आज का लाइव सेशन जो है वो हमने एमसीक्यू 38 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, बहुत है आज के लिहाज से। तो हमने 38 एमसीक्यू जो है वो आज के सेशन में हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। और वो स्टूडेंट जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो बेटा हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो देखनी है, और इसके साथ साथ फेसबुक ग्रुप में जाकर इस चैप्टर के हवाले से, इस चैप्टर ओके किन्जा के ने कहा सर 40 तक कर लेते हैं, चलो ये बात रख ली, सही है भाई। आप कह रहे हो कि 38 हैं, 2 और कर लेते हैं, चलो ये बात रख देते हैं, डन। हम 2 एमसीक्यू और कर लेते हैं। ओके भाई, मेरा पूरा सेशन हिल गया, स्टैंड। चलो, पहली बार लाइव सेशन में किसी की बात रख रहा हूं मैं, ओके, पता नहीं क्यों रख रहा हूं। चलो, तो 40 तक रख लेते हैं, तो 2 एमसीक्यू और करने पड़ेंगे हमें। डायनेमिकल क्वांटिटी इज, शाबाश। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, एमसीक्यू नंबर 39 की बात हो रही है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिकली। भाई कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एनर्जी देते हो, 39 की बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एनर्जी देते हो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर। यही पड़ी थी ना डेरिवेशन, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एनर्जी देंगे वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के। और आज के सेशन का आखिरी एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 14, वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा यूनिट है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, शो करता है। ए कैलोरी, बी जूल, सी अर्ग, डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ई बीटीयू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सिजल, मंसूर अहमद, रहमान मेमन, मरियम अमीन। ओके भाई, तमाम बच्चों ने ऑप्शन ई सेलेक्ट किया। बीटीयू जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है, जबकि कैलोरी बीटीयू के बाद अगर देखा जाए तो कैलोरी का नंबर आएगा, कैलोरी के बाद अगर देखा जाए तो जूल का नंबर आएगा, और जूल के बाद अगर नंबर देखा जाए अर्ग का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। तो बीटीयू सबसे बड़ी यूनिट है, और ये याद रखना कि 1 बीटीयू जो होता है वो बराबर होता है 1055 जूल के। 1 बीटीयू किसके बराबर है, 1055 जूल के क्या है, ये बराबर है। इसके साथ ही आज का ये लाइव सेशन हम एंड कर, सेशन एंड होने के बाद आप तमाम बच्चे जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं उन्हें क्या करनी है, वो वीडियो देखनी है। हाउ टू अटेम्प्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट का सेशन 1 मैंने अपलोड किया है, और कल संडे दोपहर में, कल संडे दोपहर तकरीबन 3 बजे हाउ टू अटेम्प्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट का सेशन नंबर 2 जो है मैं क्या कर दूंगा, वहां अपलोड करूंगा। तो सेशन 2 को भी देखना। उसमें स्टूडेंट बनते हुए मैंने बाकायदा ये शो किया है कि एमसीक्यू में अगर होता तो किस तरीके से मैं उसको अटेम्प्ट करता, और मैं बाकायदा प्रैक्टिस के तौर पर उसको मैं अटेम्प्ट करता हुआ भी बाकायदा बता रहा हूँ। उसमें कई टेक्निक हैं, उसको जरूर देखना, काफी इंप्रूवमेंट आएगी। और इस चैप्टर के हवाले से फेसबुक ग्रुप में, इस चैप्टर के हवाले से फेसबुक ग्रुप में अगर देखा जाए तो आप जो जो एमसीक्यू आपने जो है वो डिस्कस करने हो तो आज ही आप क्या कर लें, इसको डिस्कस कर ले। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।